हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 10 की कहानी को। तो एपिसोड 10 की शुरुआत थोड़ा आगे होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रियो की मॉम को ढूंढने के लिए रियो के रूम में आती है, जहाँ वो उसके ड्रॉयर में बहुत सारी मेडिसिन देखती हैं। पर मेडिसिन का नाम इंग्लिश में लिखा था, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता। वो उन्हें विटामिन टेबलेट समझ कर रख देती है। फिर सियोन की मॉम कॉल करती है और बॉक्स बनाने के लिए कहती है। रियो की मॉम को जब पता चला तो सियोन की तबीयत खराब है, इसलिए वो भी उनके साथ आने लगती है। तभी उन दोनों ने रियो सियोन को बात करते सुना था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें कैंसर वाली बात सुनाई देती है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी होती है और खुशी गले लगा लेती है। देन उसे हॉस्पिटल जाने की भी बात कहती है। उनके डैड को बुलाने के लिए भी कहती है। रियो समझाती है कि उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ठीक है। वो पैनिक करने लग जाती है कि तुम कैसे ठीक हो। वो कहती है कि मॉम, मैंने सर्जरी करा ली, इसलिए मैं ठीक हूँ। वो पूछती तुमने कब सर्जरी कराई, तो वो बताती है कि 3 साल पहले। तो कहती मुझे कैसे नहीं पता। उन सॉरी कहती है ना बताने के लिए। इधर वो रियो से पूछती है क्या तुम्हें उसके बारे में पता था कि तुमने मुझसे फिर से इस बारे में बात मुझसे छुपाई। तो कहता नहीं, मुझे अभी पता चला। तो रियो शॉप से कहती है वाली की तभी से उन्हें होल्ड कर लेती है। फिर यहाँ से भाग के अपने घर जाने लगती है। रियो भी उसके पीछे पीछे आती है। सियोन भी जाने लगता है, लेकिन उसकी मॉम उसको रोक लेती है। यहाँ पे उसकी मॉम आकर उसके डैड को बताती है डर डर कर, लेकिन उनको यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी को कभी कैंसर हुआ था। वो उन्हें मजाक समझते हैं। बस मॉम कहती है कि 3 साल पहले इसकी सर्जरी भी हो चुकी है और इसने बताया भी नहीं। ये सुनकर डॉनजिक और डैड चौक हो जाते हैं। फिर वो मेडिसिन निकाले जाती है और रियो पूछती है कि आखिर ये मेडिसिन किस चीज की है। रियो समझाती है कि मैं भी ठीक हूँ मॉम। वो कहती है मॉम ठीक हो तो फिर तुम इतनी सारी मेडिसिन क्यों खा रही थी। उसका पेट देखती है तो वहाँ सर्जरी के पेट काटने का निशान था। ये देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हूँ और कहती है कि इसलिए तुमने सोना जाने से मना किया था ताकि मैं ये निशान न देख पाऊँ। वो कहती है कि कुछ सालों में ये निशान चले जाएंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉम कहती है मुझे बताओ क्या हुआ था तुम्हें। वो बताती है कि 3 साल पहले एक हेल्थ चेकअप के दौरान मुझे पता चला कि मुझे स्टेज 2 स्टमक कैंसर है। तो मैंने केमोथेरेपी ली और सर्जरी कराई, इससे मैं ठीक हो गई हूँ, पूरी तरह से ठीक हूँ। ये सुनकर उनके डैड दोनों रो पड़ते हैं। तो कहती है कि इसलिए तुमने अपनी एंगेजमेंट तोड़ी। कहती नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदन तो हर टाइम मेरे साथ था। वो अपने काम से छुट्टी लेकर मेरी केयर करता था और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे और ज्यादा सफर करना पड़े, इसलिए मैंने शादी तोड़ दी। मॉम कहती है कि इतनी बड़ी बात तुमने कैसे छुपाई, हम तुम्हारी फैमिली है। तो कहती है कि मैं ये छुपाना नहीं चाहती थी, यूएस में मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था। अगर आपको मैं बताती तो आप अपनी मेरी चिंता में अपनी हालत खराब कर लेते। वो कहती है कि ऐसी बात तो तुमने मेरे बारे में कैसे सोचा। वो सॉरी कहती है उन लोगों को ना बताने के लिए। डैड कहते हैं हम चाहे जितने पूरे पेरेंट्स हो, तुम्हें एक बार हमें बताना चाहिए था। हमारी बेटी की इतनी दर्द में रही हो कि हमें कुछ भी नहीं पता था। ये कहती है कि मुझे हिम्मत नहीं हुआ उसे कोई बताने के लिए, इसलिए मैं ठीक होने का वेट कर रही थी। देन उसके बाद मैं नहीं बता पाई, उसके लिए सॉरी कहती है। मॉम को बहुत गिल्टी फील होता है, इसलिए वो रोते हुए चली जाती है। डैड अपने आप को समाज को पूछते हैं अब तुम ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल हेल्दी और ठीक हूँ डैड, आप चिंता मत करो। डैड कहती है कि आप कैसे ना करूँ। इधर मॉम को ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। उन्हें सब याद आता है कि उन्हें रियो कितना कुछ सुनाया है और सब कितना बुरा बिहेव किया है। एक रियो थी जो सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही थी। ये समझ में आने पर बहुत ज्यादा रोती हैं और अपने आप को दोस्त रोने लगती हैं। इधर डैड और डॉनजिन भी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इधर सियोंग की माम उसके लिए पोरुश ले आती है और कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने मिसुक आंटी को बनाने के लिए बोला था। सियोंग पूछता है कि आप मेरे रूम में आई थी, क्योंकि सियोंग को जब पहले एक बार होश आया था तो उसने अपनी मॉम को भी वहाँ पे देखा था। मॉम हाँ कहती है। देन उसे कहती है कि तुम तो 3 साल पहले यूएस में ही थी, तो फिर तुम्हें कैसे पता नहीं था। क्या तुम्हें पता नहीं था हीरो के बारे में, क्या तुम उससे नहीं मिले थे। फिर हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो बिजनेस ट्रिप पे न्यूयॉर्क गया था और वो रियो थी कैलिफोर्निया में, लेकिन सबसे पहले रियो से मिलने के लिए गया था। वहाँ पे जब वो मिलने के लिए जाता है तो बाहर अपार्टमेंट में देखता है कि रियो बाहर निकलती है, बहुत ज्यादा टायर्ड थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं पूछ पाता क्योंकि तभी हॉन्चुन आ जाता है और दोनों वॉक पे चले जाते हैं। ये देख के सियोंग वहाँ से जाने लगता है। ये याद करके वो कहता है कि शायद मुझे उस वक्त रियो के पास जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि तुम बहुत ज्यादा टायर्ड और कमजोर लग रही हो। मुझे उससे पूछना चाहिए था कि तुम ठीक हो कि नहीं, पर उसे किसी और के साथ देख के वो वापस चला गया और अपने आप को काम में बिजी कर लिया। एक दिन उसका मैसेज आया कि तुम यूएस में हो और मुझे बताया भी नहीं, लेकिन उसने कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। कुछ महीने बाद फिर से उसने मैसेज किया कैसे हो तुम, शायद तुम बहुत बिजी हो गए। सियोंग ने तब भी उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। कुछ सियोंग फिर उसके बाद सियोंग के बर्थडे पे उसने उसको कॉल किया, लेकिन तब भी यहाँ पे उसने पिक नहीं किया। उसने हैप्पी बर्थडे विश किया, लेकिन तब भी उसे सिर्फ थैंक्स रिप्लाई करने जा रहा था, तब भी उसने नहीं भेजा। ये वही टाइम था जब रियो डिप्रेशन में थी। ये सब याद करके सियोंग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो सोचता है कि मैंने तो उस टाइम अपना अगर बात कर ली होती तो शायद वो इतना अकेले फील ना करती। ये प्रेजेंट में दिखाते हैं कि वो रियो को अपने रूम से देखता है और सोचने लगता है कि जब वो
बचपन में अकेला था, उसे कोई भी ज़रूरत होती ही थी तो हमेशा रियो उसके साथ थी, पर रियो ने इतने सारे सिग्नल दिए कि वो ठीक नहीं है, पर वो उसे समझ नहीं पाया। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है। अब ये सब जानने के बाद हर कोई सो नहीं पाया था। रियो के मॉम डैड तो अब बस रोते ही रहे थे। उनकी आंखें भी सुबह सूज गई थी। पर रियो को देख के वो दोनों काम पर लग जाते हैं। मॉम तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी कि वो दूसरे रूम में ही चली जाती हैं और डैड रियो के लिए पॉरेज बनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पॉरेज नहीं खाना डैड। वो कहते हैं कि इजी डाइजेस्टेबल है इसलिए खाना अच्छा होगा। रियो कहती है कि मैंने आपके हाथ का बनाया टोकी पोकी भी खाया था पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं तुमने क्यों खाया, तुम्हें मना करना चाहिए था। वो कहती है मेरा फेवरेट है और वैसे मैं अभी ठीक हूँ। कहते हैं कि अगली बार मैं हॉस्पिटल तुम्हारे साथ चलूंगा। इधर मियो की मॉम को जैसे ही पता चलता है वो तो रियो के बारे में सोचकर रोने ही लग जाती है। उन्हीं बात करता देख के रियोंग को भी सुन लेती है। वो भागकर रियो के पास आती है। रियो को पे गुस्सा करने जा रही थी लेकिन करती नहीं है। रियो सामने से सॉरी करके सब कुछ बता देती। वो कहती है कि तुम्हें जितना भी गुस्सा करना तुम कर सकती हो, लेकिन रियोंग कहती है कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना। तुमने मुझे कितने सारे क्लूज दिए थे स्पाइसी फूड ना खाने वाली, तुम स्पाइसी फूड खाने के लिए मना कर रही थी। तुमने हमारे साथ नॉन अल्कोहलिक बियर पिया था, हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम ठीक नहीं हो। रियो कहती शायद मैं एक्टिंग में अच्छी हूँ इसलिए शायद तुम मुझे पकड़ नहीं पाए। वो पूछती है क्या तुम्हारे मॉम डैड बहुत रोए? तो कहती है कि हाँ रात भर। रियो कहती है कि मैं नहीं रोने वाली, ना ही तुम पे गुस्सा करूँ। ये बोलकर उसे गले लगा लेगी और कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे ही गले लगाकर रहूंगी। रियो कहती है कि जिस दिन मैं एयरपोर्ट से आई थी उस दिन तुम्हें मुझे गले लगाना चाहिए था। वो कहती है कि हाँ शायद मुझे उस दिन ही तुम्हें गले लगा लेना चाहिए था। इधर सियोंग के डैड जब पेशेंट की डिटेल्स देख रहे थे तो उन्हें रियो की डिटेल्स भी देखने को मिलती हैं और उसकी रिपोर्ट में स्टमक कैंसर देख के वो भी शॉक रह जाते हैं। इधर सियोंग ऑफिस आता है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा होता है। ये सब देख के लिन समझ जाते हैं कि इसका मूड आज कुछ खास नहीं है। तभी सियोंग के डैड उसे कॉल करके हॉस्पिटल बुलाते हैं। रियो के बारे में बात करने सियोंग पूछता है कि उसकी कंडीशन के बारे में पता है तो वो बता सकते हैं कि ठीक है कि नहीं। डैड कहते हैं डोंट वरी, उसे बस एक बार हॉस्पिटल ले आना, मैं जो भी प्रॉब्लम होगा सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई प्रॉब्लम, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। इधर रियो की माँ अपने दोस्तों से मिलने आती है। यहाँ पे सियोंग की मॉम ने पहले उन दोनों से कुछ बता दिया था तो उनके सारे फ्रेंड उसे कंसर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि रियो की माँ अपने आप को ही इन सब का जिम्मेदार ठहरा है क्योंकि सभी उन्हें कंसोल करती है। इधर चोंग भी स्टमक कैंसर के बारे में पढ़ने लगता है क्योंकि उसे भी अपने बहन की बहुत फिक्र हो रही थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी जैसी सिस्टर को स्टमक कैंसर हो गया। उसे अपनी बड़ी बहन को कितना परेशान किया, इसलिए अपने आप भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो एक पत्थर पर लात मारता है जो दूसरी ओर से आने वाली लीना पर लगने वाली थी, पर वो जॉगिंग कर रही थी। पर वो पत्थर जस्ट उसके सामने से निकल जाता है। टॉन्जिन भाग के उसे देखने जाता है तो यहाँ पे लीना उसे पूछती है कि तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी जिम में होना चाहिए था। टॉन्जिन बहाना देता है तो लीना समझ जाती है क्या तुम्हें बॉस ने निकाल दिया तो तुम्हें देख के लग रहा था कि तुम ज्यादा दिन टिकने नहीं वाला। टॉन्जिन कहता है ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद छोड़ दिया। तो कहता है एज अ सीनियर एम्प्लॉय और ट्रीटमेंट हेल्प करने के लिए मैं एडवाइस देना चाहूंगी, अभी भी टाइम है, जाकर बॉस से माफी मांग लो और जॉब वापस ले लो और उसे मुझसे गाइड करने के लिए थैंक यू। ये बोलकर वो जॉगिंग कंटिन्यू करती है। तभी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। इधर मेयोंग शाम को लौट रही थी, बहुत ज्यादा गुमसुम थी। पीछे से दानो बुला रहा था पर वो सुन नहीं रही थी, इसलिए वो पास आता है, उसे बुलाता है। तभी वो उसे उठाकर पटक देती है भी बिना देखे और फिर वो एकदम से अचानक से रोने लगती है। ये सब देखकर डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उसे उठाकर घर तक ले आती है और हॉस्पिटल जाने की बात करती है। दोनों कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें भी यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए। मैम कहती है तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि मैं फर्स्ट शिफ्ट ले आती हूँ। वो कहता है तुम यहाँ पे बैठ जाओ। फिर जब पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम रो क्यों रही थी, तुम मुझे शेयर कर सकती हो। असल में ये जगह बात शेयर करने के लिए परफेक्ट है। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर बैठे किसी अच्छे से बात किया था। तो कहती है क्या सियोंग के साथ? सियोंग को कहता है तुम्हें कैसे पता। वो अपने बॉन्ड की तरफ दिखाती है। वो समझ जाता है कि वो जो मेयोंग ने उसकी बातें सुन ली थी। फिर वो भी अपने दोस्त का नाम लेके बताती है कि मेरी एक दोस्त है जिसकी एक बचपन की दोस्त है, दोनों बचपन से साथ है, पर मेरी दोस्त की दोस्त अब्रॉड चली गई थी, काफी साल से वहाँ काम कर रही थी। जब इतने सब वापस आए तो मेरी फ्रेंड को पता चला कि उसकी फ्रेंड को कैंसर था, जिसे कुछ साल पहले सर्जरी भी करा ली थी, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। इसलिए मेरी दोस्त अभी बहुत ज्यादा दुखी है। उसने अपनी फ्रेंड के सामने दुख नहीं जताया बल्कि स्ट्रॉन्ग बनने का बहाना भी किया। दोस्त के बहाने अब वो सोच के बहुत ज्यादा दुखी है और इसलिए मुझे रोना आ रहा है। दाना उसकी बातों से समझ गया था कि वो रियो की बात कर रही है। तो मेयोंग कह रही थी कि नहीं मैं अपने दोस्त की बात कर रही थी। दाना कह रहा था डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेयोंग कह रही थी कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि
कि वो बीमार थी। अपने काम के दौरान मैंने बहुत सारे बीमार लोगों को देखा है, लोगों को मरते हुए भी देखा है, लेकिन मैंने कभी इमेजिन नहीं किया कि रियो बीमार हो जाएगी। मैंने उसे कहा कि मैं नहीं रोऊँगी, पर मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ। वो कहता है, "इट्स ओके, तुम यहाँ पे रो सकती हो, कोई तुम्हें भी नहीं देखेगा।" फिर खुश होके चेहरे पे स्माइल रख के उसे मिलने जाना, बहुत सारी बातें करना, खाना खाना, उसके साथ रहना, उस इंसान के साथ रहना जो एक वापस लौट आया ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। जैसे कि मेरी योन तो पूछती है कि यादव के साथ क्या हुआ था। वो बताता है कि 2 साल पहले मैं एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू से बाहर गया था, तभी मुझे बार-बार एक कॉल आ रहा था, एक अननोन नंबर से। तो जब मैंने बाद में कॉल किया तो मुझे पता चला कॉल हॉस्पिटल से आया था। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दोनों भाग कर के हॉस्पिटल है, जहाँ उसे पता चला कि उसकी वाइफ और बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी वाइफ तो नहीं बची पर दोनों की बहुत लंबी चलने वाली सर्जरी के बाद वो बच गई। वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे सही सलामत देखकर मुझे चमत्कार पे यकीन होता है, इसलिए मैं उसे जानता हूँ कि हर सुबह उसे देखना और उसे किंडरगार्टन छोड़ना, उसे ब्रेकफास्ट खिलाना कितना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है, उसे गुड बाय करना कितना ख़ास है, ये सब मैं समझता हूँ। ये सब कह के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। मयंक उसे होल्ड के उसके चेहरे को होल्ड करके कहती है कि मैंने कहा कि मैं तुम्हारे सामने रो सकती हूँ, तो फिर तुम अपनी आँसू क्यों कंट्रोल कर रहे हो? तुम भी मेरे सामने रो सकते हो। ये कहकर वो एक अच्छी स्माइल करती है और दोनों को आँसू आने लगते हैं। मयंक उसे किस कर लेती है। मयंक को जब समझ में आता है कि उसे क्या किया, वो उसके सर पे सर मार कर भाग जाती है और जल्दी से अपने घर के अंदर आ जाती है। दोनों भी यहाँ पे हैरान रह गया था। मयंक ऊपर जाते हुए दानव को देखती है और सोचती है कि मैं भाग क्यों आई, मैं भाग के जाऊंगी कब, वो मेरे घर के बगल में ही तो रहता है। वो काफी एम्बेरस होकर अपने रूम के अंदर चली जाती है। इधर सियोंग की मॉम वाइस मिनिस्टर से मिलने जाती है। ये दोनों बचपन के अच्छे दोस्त थे। वाइस मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने पिछले बच्चों कहा था, तुमने उस बारे में क्या सोचा? जिस समय पता चलता है कि सियोंग की मम्मी के बर्थडे के दिन वाइस मिनिस्टर मिलने आए थे और उन्होंने उसे बताया था कि अब से तुम्हें ड्यूटी नहीं दी जाएगी और जल्दी तुम्हें वॉलंटियर रिजाइन देने के लिए भी बताया था। फिर प्रेजेंट में बताते हैं कि मिनिस्ट्री अपनी बात करती हैं और कहती हैं कि मुझे काम करना पसंद था, इसलिए मैं काम नहीं छोड़ना चाहती थी। वाइस मिनिस्टर कहते हैं ये सब पॉलिटिक्स है, ऊपर के मिनिस्टर ने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, इसलिए तुम्हें वॉलंटियर रिजाइन कर देनी चाहिए। जिसमें कहती हैं कि अगर डिसाइड हो चुका है तो मैं रिजाइन कर दूंगी। बाहर आई थी लेकिन तभी वहाँ पर सियोंग को मिल जाता है। दोनों पास के पार्क में बैठते हैं। रिया पूछती है क्या तुम मेरे पे गुस्सा हो? सियोंग बोलता है नहीं तो कहती है तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? जब तुम आए हो तो तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त समझ नहीं आ रहा हो, तुम्हें सब कंफर्ट करना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही मेरे घर का मेरी मॉम हुए जा रही, डैडी से संभाल रहे हैं, डर के मारे रॉन्गजन का चेहरा भी सोचिए, सब बहुत सैड है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रही थी। मैं चाहती थी यही सब होगा, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बताऊँ, मुझे तुम सबकी फिक्र थी। तो यहाँ पे स्वयं बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुमने ये सब हमारे लिए किया? नहीं, बल्कि तुमने सिर्फ अपने बारे में सोच के किया। तुम एक बेवकूफ और कमजोर लड़की हो, झूठ भी बोलती हो, तुम लोगों को हर्ट करती हो जैसे तुमको प्यार करती हो, बिना सोचे तुम कुछ भी करती हो। अपने मॉम डैड इवन अपनी साथ भी तुमने पूरा किया। तुमने अपने सबसे मुश्किल वक्त तुमने अपने आप को अकेला छोड़ दिया कि तुम्हें नहीं पता कि सबके मुश्किल वक्त में जब गुजरती हो तो तुम्हें सबसे करीबी लोगों पर भरोसा करना चाहिए और उन पर डिपेंडेंट रहना चाहिए। तो कहती है अगर मैं ऐसा करती तो क्या बदल जाता? क्या अगर मुझे दर्द होता, क्या तुम सब दुखी ना होते? क्या मैं गिर जाती? क्या तुम सब भी ना गिरते? साथ गिरते तो क्या होता? चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी, एक दूसरे का साथ रहता तो दर्द कम होता। अगर साथ गिरते तो साथ में ही उठ खड़े होते। मुझे पता नहीं था कि कैसे करते हैं। सियोंग कहता है कि तुमने मेरे लिए किया था, जब मेरी मॉम काम के लिए अफ्रीका चली गई थी तब तुम मेरे साथ थी। तुम एक्सीडेंट के टाइम पे जब मैंने स्विमिंग छोड़ दिया तब भी तुम मेरे साथ थी। कहती वाले बातें कहती नहीं, मेरा वो सबसे मुश्किल वक्त था, तुमने मुझे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा था। तुमने अब मुझे मौका क्यों नहीं दिया? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मुझे क्यों नहीं करने दे रही? तो वो बस कुछ करने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती सियोंग। अपनी कहते लेकिन वो नहीं रुकते। तभी यहाँ पे हुनजुन को देखता है। हिंचुन सियोंग से कहता है कि शायद तब मुझे ऐसा ही करना चाहिए था जैसा कि तुमने किया। मुझे उसको सुलझाना चाहिए था, उस पर गुस्सा करना चाहिए था और थोड़ा ऑनेस्ट रहना चाहिए था। सियोंग पूछता है कि तब रियो बहुत दर्द में थी। हिंचुन कहता है कि नहीं, उसने हिम्मत से बहुत ज़्यादा सामना किया था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इधर रियो की मॉम रियो के बारे में ही बात कर रहे थे। मॉम कहती है कि मैंने अब तक रियो के सामने से जो भी गलत किया है मुझे सब कुछ याद आ रहा है। जब वो 3 साल की थी, अचानक एक दिन डॉन्जिंग उठ के रोने लगा था तो रियो भी उठ के रोने लगी थी। तो मैंने रियो को डांटा था कि तुम बड़ी हो, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम भी मुझे परेशान करोगी? डैड कहते हैं कि तुम यंग थी, तुम्हें नहीं पता था। मॉम कहती है फिर भी मुझे नहीं डांटना चाहिए था, मैंने हमेशा डॉन्जिंग की गलती को नज़रअंदाज किया और उसकी गलतियों को हमेशा उससे खूब डांटा, क्योंकि डॉन्जिंग को दिल की बीमारी थी, इसलिए मैंने उसे हमेशा अवॉइड किया। लेकिन रियो को मैंने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से पाला है,
वो कितनी बड़ी हो गई, अब उसने प्रॉब्लम नहीं दिया, उसने कितनी मेहनत की होगी ना, उसने अकेले कितना स्ट्रेस लिया होगा। सिर्फ सक्सेस के लिए मैंने उसे प्राउड किया, मैंने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया, उसने कभी मुझे कंप्लेन नहीं की, बल्कि उसका हमारे बारे में सोच कर ही कैंसर का सामने किया। ये सोच के वो दोनों बहुत रोने लगते हैं। और रियो भी उनकी बातें सुन के बहुत इमोशनल होती है। अगली सुबह दानो को लियोन को विंटर कांटा छोड़ने जा रहा था। मयोंग भी अपने काम पे जा रही थी, पर उनको देख कर वो वापस अपने घर में घुस जाती है और छुपकर उनके जाने का इंतजार करने लगती है। फिर लियोन जाके कहती है कि वो हमें छुपी क्यों, शायद लुका छुपी खेल रही थी, ये बोलकर वो पीछे मुड़कर देखती है, पर उसे मयोंग नहीं दिखती। तो अपने डैड को बताती है। दानो तो समझ रहा था कि वो क्यों छुप रही है। वो स्माइल करता है। इधर रियो की मॉम उसे ढूंढ रही थी। जब वो रूम में आती है तो वो अपने रूम में नहीं मिलती है। उसका फ़ोन यही था। वहाँ पे हॉस्पिटल से मैसेज आया था कि उसकी बर्थ रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में क्या आ गई सोच के वो घबराने लगती है। एक दिन सुबह मंजन के बाद सोच रहा था, क्योंकि कल रात मुझे ने बताया था कि ट्रीटमेंट के 1 साल बाद मुझे लगा कि वो ठीक हो जाएगी, पर वो डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे पता ही नहीं चला था कि वो धीरे-धीरे और डिप्रेस होती गई। सियोंग ये सब सोच रहा था, तभी उसे रियो की माँ का कॉल आता है, क्योंकि उन्हें रियो का कहीं का पता नहीं चल रहा था। तो सियोंग उसे ढूँढने निकल जाता है, ग्राउंड जाता है, लाइब्रेरी जाता है, कुकिंग क्लास में आता है, पर वो कहीं पर भी नहीं थी। स्कूल के ग्राउंड में भी जाता है, पर वहाँ पे भी नहीं थी। फिर उसे याद आता है तो अपनी कार लेकर निकल पड़ता है। वो एक बीच में आता है जहाँ उसे रियो मिलती, तो उसे थोड़ा गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम्हें कहीं जाना है तो किसी को तो बता के जाओ। अचानक फ़ोन घर पे छोड़ के गायब हो गई। हम कितने परेशान हैं तुम्हें पता भी है? वो कहती है कि मैं अपना मेडिटेशन करने आई थी, तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। वो कहती है कि तुम मज़ाक कर रही हो, मैंने तुम्हें कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा, तुम्हें इसका अंदाज़ा है? वो कहती है कि मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई, बस फ्रेश हवा खाना चाहती थी। शिवा कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ सफोकेट कर रहा, आखिर तुम कब तक मुझे ये बात छुपाने वाली थी? वो कहती है तुम्हें फिर से वही बात करनी? शिवा कहता है कि तुम्हारी फिजिकल पेन की नहीं, इमोशनल पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हें डिप्रेशन था। वो कहती है कि तुम्हें हिंजो ने बताया। शिवम कहता है सीरियसली तू पागल है क्या? अगर तुमने इतनी छोटी सी बातों में क्या क्या छुपा के रखा है? ये उसे चुप करने के लिए कहती है और जाने लगती, पर शिवम उसे उठाकर पानी की तरफ ले जाता है। ये उस पर चिल्लाने लग जाती है। शिवम कहता है कि तू फ्रस्ट्रेटेड थी, अब अच्छा लग रहा है ना? ये चिल्ला कर कहती है तू पागल है। शिवम कहता है और चिल्ला, मैं चाहता तू और चिल्ला, जितनी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे अंदर वो सब बाहर निकालो, इसे अकेले अपने बर्डन समझ के सहने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे दिल में दिमाग में छुपा कर रखा है वो सब बाहर निकालो। ये कहती है तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो? कल से मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? बीमार मैं थी, सबसे मुश्किल तो मैं फंसी हुई थी, तो तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? कहता है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं गुस्सा अपने आप पे। तुमने मुझे कितने सिग्नल दिए थे कि तुम ठीक नहीं हो, पर मैंने तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने तुमसे आंखें मोड़ ली और मुझे तुम पे गुस्सा कर मुझे अपने आप पे ही गुस्सा आ रहा है। तुम्हें मेरी जरूरत थी पर मैं समझ नहीं पाया। तुम रोते हुए कहते कि तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? शिवम से सॉरी कहता है, पर ये रोते कहती है कि मैं किसी को बता नहीं पाई थी, पता है तुझे मैं अकेले कितना डरी हुई थी, तू जानता, पर तूने ऐसा क्यों किया? ये उसे मारने लग जाती है। मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में सोच कर बहुत बुरा लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें अपने बारे में बताया तो मेरी चिंता में वो हालत खराब कर लेंगे। हजारों बार मैंने इस बारे में सोचा, क्योंकि डिबेट भी करते रहे, तुझे बताने के लिए हजारों बार ये सोचने पर डिसाइड किया तो मैं कैसा फील कर रही थी, तुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं। सब क्योंकि वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती। शिवम उसे रोने नहीं देता। फिर शांत होने के बाद दोनों बैठ कर बातें करती रही। पूछते तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ? शिवम कहता है क्या तुझे याद हाई स्कूल के टाइम पे जब तुम घर से एक बार बाहर आ गई थी, तुम यहाँ पे आई थी क्योंकि डोंजिन को नया फ़ोन मिला था और रियो को अपना टूटा फ़ोन ही यूज़ करना पड़ रहा था। तभी उसकी मॉम ने उसका डोंजिन का साइड लिया था। तो ये सब से रियो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर घर छोड़ कर भाग गई थी और यहाँ आ गई थी और यहाँ से ढूंढते हुए शिवंग आया था। शिवंग उसे रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए डैड से बात करने के लिए कहता है, तो रियो शिवंग के डैड को कॉल करती है, उनको भी माफ़ी मांगती है। शिवंग के डैड उसका रिपोर्ट बताते हैं। शिवंग से पूछता है क्या बताया डैड ने? रियो कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बस इन्फेक्शन था। ये सुन के शिवंग की जान में जान आती है और वो उसे गले लगा देता है। रियो पूछती है कि क्या कर रहे हो तुम? तो शिवंग कहता है कि बस एक बार मुझे हक कर लेने दो। रियो भी उसे हैप्पीली हक करने देती है। इधर शिवंग के डैड अपने पैर के बैंडेज को देखते हुए स्माइल कर रहे होते हैं, अपनी वाइफ को याद कर रहे होते हैं और बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और कॉल करके अपनी वाइफ को डिनर का प्लान करते हैं। इसलिए वो जल्दी से अपना काम निपटा कर रेडी होकर उन्हें पिक करने के लिए उनके ऑफिस में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी वाइफ को बाहर आते देखते हैं, यहाँ वाइस मिनिस्टर बुके लेकर खड़े थे और वो बुके देते हैं। दोनों आपस में बहुत अच्छे से बातें करने लगते हैं। उन्हें देखकर यहाँ काम करने वाली दूसरी एम्प्लॉयज बातें करने लगती हैं कि इनके बारे में काफी रूमर्स है कि ये दोनों कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को अच्छे दोस्त भी है। इवन ये भी सुना है कि वाइस मिनिस्टर इनकी वजह से शादी नहीं की। अपनी वाइफ को इतना खुश देखकर, अपनी वाइफ को बातें करते हुए देखकर वो हॉस्पिटल वापस चले जाते हैं। घर आते उन्हें रात हो जाती है। वे कहती है कि पता नहीं मयूंग ने भी यही किया।
तुम लोग अपनी दोस्ती गले लगा के क्यों दिखा रहे हो? तुम कहते कि नहीं, मैंने कहा था मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। और वो कुछ कहते तभी उसके रियो का घर आ जाता है। सियोंग को नहीं होता, उसे आगे ले जाता है। उसे पूछने लग जाती है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। तो सियोंग कोई भी जवाब नहीं देता। इधर रियो के डैड की शॉप पे मेयोंग और रियो की फैमिली उसके लिए वेलकम होम पार्टी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन केक के ऊपर झंडे जलाने के लिए लाइटर नहीं मिल रहा था, तो सब लोग लाइटर ढूंढने जाते थे। रियो सियोंग पहुंच जाते हैं, इससे पहले लाइट्स ऑन कर देती है, जिससे उनका सरप्राइज प्लान फ्लॉप हो जाता है। और फिर भी सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। ये देखकर सरप्राइज होती है, पूछते किसका आइडिया था, तो सब लोग बताते हैं कि सियोंग का। तो हमें पता चलता है कि सियोंग यहाँ आने से पहले रियो की माँ को कॉल करके एक सरप्राइज वेलकम होम की पार्टी तैयार करने के लिए कहा था। इसकी सारी तैयारी देखकर रियो बहुत ज्यादा खुश होती है और मॉम डैड सभी को खाने के लिए कहते हैं। रियो के डैड ने उसका फेवरेट डिश तबोकी बनाया था, पर बिना स्पाइसी। एक शेफ की तरह वो सारे डिश को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ मेयोंग रियो की माँ को कुछ कहने के लिए बोलती है, तो मॉम कहते हैं कि हम एक फैमिली है, इसलिए जो भी बात होगी सब एक दूसरे को बताएंगे, बुरी हो चाहे अच्छी हो, कोई भी बात अपने तक नहीं रखी। अब यही हमारी फैमिली का रूप है, तो सब लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। डॉन्जी भी अब उसको उसके नाम से ना बुलाकर क्योंकि उसको दीदी बुलाने लगा था, जिससे सबके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। सब लोग मजे से खाना खाते हैं। जब घर लौट रहे थे तो रियो कहती है कि मेरा तो पेट भर गया, ऐसा लग रहा है जैसे पेट फट जाएगा। ये सब सुन के सब लोग डर जाते हैं। तो रियो कहती है कि डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है, मैंने कहा था कि खाना बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छे से खाया। सब लोग स्माइल करने लगते हैं। डॉन्जी कहता है कल से मैं तुम्हारा ट्रेनर, कल तुम्हारी एक्सरसाइज का ध्यान मैं रखूंगा। मेयोंग कहती है कि मैं तुम्हारी पर्सनल डॉक्टर समझ लो। डैड कहते हैं जो रियो खाना चाहूंगा वो मैं बनाऊंगा। तो रियो सियोंग से पूछती तुम क्या करोगे? सब मुझे फिर से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो तुम क्या मेरे लिए घर बनाओगे? वो कहता है कि इतनी भी उम्मीद मत करो। तो वो कहती है कि मेरे साथ नहाने के लिए सोना चलोगे? हमें पुराने दिनों की तरह रखते हैं। वो कहता है मजाक मत करो, मैं क्या तुम्हारे साथ जाऊंगा? वो कहती डोंट वरी, बीच में फंसकर पता डांट देंगे। तो ये सब सुन के सब लोग उसकी मस्ती करने लग जाते हैं। यहीं पर हिंजन रियो को देखता है और इन लोगों के लिए हैप्पी होता है। यहीं पर ये सियो के डैड बहुत रात को घर आते हैं। उनकी वाइफ वेट कर रही थी जो उन्हें कुछ बताना चाहते थे। सियो के डैड कहते हैं मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। उनकी वाइफ बताने के लिए कहती है, तो ये कहता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुन के उनकी वाइफ शॉक हो जाती है। इधर रियो को हिंजन कॉल करता है और उसे पूछता है वो कहाँ है। वो कहता है कि उसके घर के बाहर ही था। वो कहता है कि मैं अपने होटल रूम में हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं यूएस वापस जा रहा हूँ, पर ये शायद हमारा आखिरी कॉल होगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें सच में प्यार किया था, पर मेरे प्यार करने का तरीका गलत था। मैंने बस तुम्हें जल्दी से ठीक करने में ध्यान दिया, मैंने कभी तुम्हारे पेन को फील नहीं किया, मैंने तुम्हारे साथ गिरने के बारे में सोचा नहीं। यहाँ आकर मुझे समझ में आया कि तुम्हें किन लोगों की जरूरत थी, कैसी केयर की जरूरत है। तुम्हारे लिए वो इंसान मैं कभी नहीं बन पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं तुम जैसी हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाया। रियो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं इतनी टाइम तक बीमार रही, तुम्हें परेशान कर रही थी, मैं अपने इमोशन में इतनी उलझी थी कि तुम्हारे अकेलेपन को मैं समझ नहीं पाई। मुझे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो पल हमने साथ बिताया उसे रिग्रेट नहीं करते और हमेशा एक दूसरे को याद रखेंगे, इतना ही काफी होगा। ये बोल के उसे गुड बाय कहता है। अगले दिन रियो और सियोंग दोनों ही साथ में अपने अपने काम के लिए जाते हैं। सियोंग का आज बहुत ज्यादा हैप्पी मूड में था, इसलिए आज अपने एम्प्लॉय को डांटता भी तो प्यार से और रियो के दिए हुए प्लान का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। तभी उसके पास एक मैसेज आया होता, जिसे देखकर सियोंग रियो के घर आता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। रियो से पूछते रह जाते कहाँ ले जा रहा है, तो सियोंग उसे एयरपोर्ट लेकर आता है क्योंकि आज हिंजन यूएस जा रहा था। तो हिंजन को देखकर वो रियो को के लिए कहता है, पर पहले खुद वो हिंजन से बात करने आता है। हिंजन कहता है कि तुम मुझे सेव करने आए हो। सियोंग कहता तुमने इसीलिए तो मैसेज किया था ना। तो उसने मैसेज में यूएस के फ्लाइट की टाइमिंग के बारे में बताया था और सियोंग के रियो का ख्याल रखने के लिए कहा था। सियोंग कहता है कि मैं रियो को भेजा ताकि तुम उसे गुड बाय कह सको, पर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, इसलिए अपने गुड बाय को शॉर्ट एंड सिंपल रखना। तभी वो कहता है कि साथ रहकर उसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू। फिर उसे रियो को जाने के लिए कहता है। वो कहता है क्या करना चाहते हो तुम? वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा इमेच्योर है, इसलिए शायद सही है, इसलिए मैं तुम्हें लेके आया। फिर वो जाते ही उनके लिए ये मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड होता है क्योंकि कल रात उन्होंने गुड बाय कहा था। वो कहती कि अगर मुझे पता होता तो मुझे तैयार होके आते, हम आकर मिल रहे हैं और मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। जिन कहता नहीं तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बल्कि मैंने इतना खुश तुम्हें कभी नहीं देखा। तो रियो से सब कुछ के लिए थैंक यू कहती है। जिन कहता है कि आखिरी बार के लिए हम हैंडशेक तो कर ही सकते, सियोंग देख रहा है पर इतना तो चलेगा ही। तो कहती है ठीक है मैं कर सकती हूँ। फिर वो कहता है कि ठीक है तो हमेशा ख्याल रखना, कभी बीमार भी मत पड़ना। रियो कहती है कि आई होप तुम्हें कोई एक अच्छी लड़की मिले। वो कहता है कि हाँ तुम्हें तो एक अच्छा लड़का मिल जाए, भले मैं उसे पसंद नहीं करता पर मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तो उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। उसके जाते ही रियो रो पड़ती क्योंकि वो इतने साल तक बहुत साथ दोनों एक साथ थे। रियो को रोता देख के सियोंग उसके पास जाता है और अपने कोट से उसका सर ढक देता है। रियो पूछती है कि ये क्या कर रहे हो? तो सियोंग कहता है कि बहुत गर्मी है इसलिए ये थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लो। तो उसी तरह से रियो काफी देर तक रोती रहती है और सियोंग के साथ खड़ा रहता है। इसी एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।